अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसेस जंपर खान, द वुडलैंड, टेक्सास। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे यहाँ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की फ़ौज की जो ताकत है उसके गलबे ने पाकिस्तान की सियासत को इस भयानक अंदाज से अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है कि हर सियासी पार्टी की ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो जमहूरी पार्टी हो, मुल्की पार्टी हो, लिसानी पार्टी हो, कि उसकी जो सारी सियासी पार्टियां हैं उनकी मेराज होती है कि वो फ़ौज से कितने करीब हैं, ना कि आवाम से। बल्कि मैंने सारी जो सियासी पार्टियां हैं और उनके बड़े बड़े लीडरान हैं या बड़े बड़े और आम लोगों को भी मैंने ये कहते हुए सुना है कि उनके जो ताल्लुकात हैं उनके पाकिस्तान की फ़ौज के साथ किस कदर अच्छे हैं, या उनकी बैकडोर पॉलिसीज़ चल रही हैं, या उनकी सेटिंग हो रही है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर मेरा आज का वीडियो है। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको मुकम्मल देखिएगा। कल मैंने हमारे एक बड़े मौमर सियासी लीडर है जिन्होंने अभी हालिया एक सियासी जमात भी बनाई है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़, मैं महाजिर एक्टिविस्ट हूँ, मैं महाजरों पे होने वाले जुल्म की आवाज़ पूरी दुनिया में उठाती हूँ। इसी सिलसिले में मैंने उनका एक कल ऑडियो मेरे पास आया था, जो क्योंकि शब्बीर सानी साहब जो हैं एक इंतहाई मौमर, एक पढ़े लिखे सियासतदान हैं, उनके मुंह से जब मैंने ये बातें सुनी कि मैं आप लोगों के साथ ये एक उनकी बात जो है ना, ये तमाम पूरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पूरे सियासत का कितना, हमारे सियासतदानों का एक जहन कितना ख़राब हो चुका है कि वो बेचारे ये मजबूर हो चुके हैं जिस तरह की वो बातें करने लगे। तो ये वो एक सियासतदान नहीं है, पूरे सियासतदानों को रिप्रेजेंट कर रही थी वो बातें। तो इसके अंदर मैं शब्बीर सानी साहब जैसे संजीदा तालीम याफ्ता शख्स से मुझे ये तवक्का नहीं थी कि वो बाबा ख़ौम मोहम्मद अली जिन्ना के खौल की इस तरह से नफ़ी करेंगे। बाबा ख़ौम मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ अल्फाज में पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कुछ अल्फाज कहे जो कि मेरे ख़्याल में बड़े मशहूर हैं और हर आम लोग जानते हैं कि उनके ये अल्फाज गोल्डन वर्ड्स कहे जाते हैं। कि उन्होंने फ़ौज को कहा था, स्टे इन योर बूथ। पाकिस्तान की फ़ौज को बैरकों में रहना होगा, उनको अपनी फ़ौजी मशकों पर मेहनत करना होगी, सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो फ़कत और फ़कत फ़ौजी तरबियत, फ़ौजी कोर्सेज़ और मुल्क की बका के लिए और सरहदों की हिफाजत के लिए अपने आप को वक्फ करेंगे। आपकी शब्बीर सानी साहब की बातें जो है ना, उन्होंने मैं सुन के मैं शशदर रह गई। आपने मोहम्मद अली जिन्ना की खौल की से बिल्कुल मुनहरिफ हो गए, जबकि आपके वालिद मोहतरम तो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा रहे। तो वो मेरे ख्याल में मोहम्मद अली जिन्ना के जो ख्यालात हैं वो आपको बहुत अच्छे अंदाज से मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप उस ऑडियो में कह रहे थे कि हमको फ़ौज की सियासी तरबियत करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी डॉक्टर को कहे कि वो इंजीनियरिंग की हम उसको तरबियत देंगे और वो ब्रिजेस बनाए। आपको ये इतना तो मालूम होगा कि पाकिस्तान की जो ISI है उसके अंदर पहले कोई सियासी विंग नहीं था, मगर पाकिस्तान की फ़ौज की चालबाजियों से उसने भुट्टो के ज़रिए, भुट्टो को वली ख़ान के 73 में वली ख़ान को क़तारी के मुकदमे में सज़ा दिलवाना थी। FIA ने भुट्टो को कह दिया कि जी हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि उनको हम गद्दारी में सज़ा दिलवाएं, और ISI इस मौके की तलाश में थी कि वो किसी तरह से पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की जड़ों में अंदर घुसे, उनको अपने कंट्रोल में करे। उसको ये मौका मिला, उसने कहा कि हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो आप वली ख़ान को गद्दार साबित कर सकते हैं, मगर इसके लिए पहले आप हमारी सियासी विंग बनाइए तो हम आपको मजाज होंगे उनके वो सबूत देने के लिए। और भुट्टो ने लालच में आके या फ़ौज के साथ पहले से बैकडोर में उसने प्लान किया हुआ था। खैर वो सियासी विंग बना और भुट्टो खुद भी उस साजिश का ISI का बली चढ़ गए और फांसी के फंदे तक पहुंच गए। देखिए, दुनिया भर में पाकिस्तान के में नहीं, दुनिया भर में जो फ़ौज होती है उससे काम लिया जाता है, उससे सरहदों की हिफाजत करना उसका काम होता है। मुल्क की हिफाजत में कभी इमरजेंसी हो जाती है तो उसको मुल्क की सियासतदान उसको बुलाते हैं, उससे काम लेते हैं। और शब्बीर सानी साहब सियासतदान किसी
تربیت اور کورس کے نتیجے میں سیاستدان نہیں بنتے، کسی کالج سے کسی یونیورسٹی سے ان کو تربیت نہیں دی جاتی، بلکہ عوام ان کو چنتی ہے. وہ اپنی قوم میں سے اپنے لوگوں میں سے باشعور لوگوں کو چنتے ہیں، ان کو وہ اسمبلیوں تک بھیجتے ہیں، سینٹ تک بھیجتے ہیں، وہ جہاں وہ ان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے کام آتے ہیں، ملک کا ایک اچھا سسٹم بنایا جاتا ہے. یہ اگر آپ سیاستدان اور اگر آپ عوامی نمائندہ ہیں، اور اگر کسی کو بھی عوامی نمائندہ بننا ہے تو وہ عوام کے مسائل پہ توجہ دے، نہ کہ وہ فوج کی تربیت کے اوپر زور دے. یا فوج کی تربیت ایک عوامی نمائندے کا مسئلہ نہیں ہوتی ہے. فوج اپنی تربیت اگر کر لیتی اور وہ خود اپنی تربیت پہ زور دے دیتی تو وہ آج ہم 65 کی جنگ نہیں ہارتے، آج ہم 71 کی جنگ نہیں ہارتے، آج ہم سے بنگلہ دیش الگ نہیں ہوتا، سیاچین میں ہزاروں بیچارے ہمارے پشتون فوج کے نام پہ نہ مارے جاتے اگر فوج ان کی صحیح درست عسکری تربیت کر لیتی. انہی باتوں کی وجہ سے فوج اس قابل ہی نہیں رہی ہے کہ وہ کوئی جنگی حکمت عملی تیار کر سکے. خدا نخواستہ اگر کبھی جنگ ہو گئی تو آپ کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے تو فوجی جو ہے دوران جنگ سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہوں گے، نہ کہ وہ جنگی جوڑ توڑ کرتے. جس کی حالیہ مثال ابھی فال آف کشمیر ہے. کشمیر جس کو ہم شہر ہمیں کہا جاتا تھا، فوج ہمارے ہاتھ سے وہ کشمیر چلا گیا، اور فوج جو ہے وہ پاکستانی فوج جو ہے تقریروں کے پیچھے اس گھونگھٹ میں اپنا منہ چھپائے ہوئے گھوم رہی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ روس جو ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھا، فوجی طاقت تھا. کیا اتنی بڑی فوجی طاقت ہوتے ہوئے کیا روس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے وہ فوج بچا سکتی؟ نہیں. فوج آپ کو معلوم ہے کہ فوج کی جو چھاونیاں ہیں ان کو شہروں سے کیوں دور رکھا جاتا ہے، ان کو عوام سے کیوں دور رکھا جاتا ہے؟ تاکہ وہ فوج جو ہے ان کے عوام کے طور طریقے نہ سیکھ لے. فوجیوں کا ایک خاص ذہن بنایا جاتا ہے، بالکل ان کو مختلف طریقے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ صرف اپنے کام پہ توجہ دے سکیں. پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ مستحکم پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج کو ختم کرنا ہوگا. ویسے بھی اب نوآبادیات کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. کوئی بھی ملک دوسرے ملک پہ قبضہ نہیں کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ فوج نہیں ہے، صرف جو ہے بھی تو وہ نمائشی فوج ہیں، جس میں UAE ہے، یورپ کے بیشتر ممالک ہیں جہاں فوج نہیں ہے. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی فوج کو فقط نمائشی ہونا چاہیے، کیونکہ نوآبادیات کی جو سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے وہ بنگلہ دیش کی ہے. جب ہمارے بنگالی بھائیوں کو نسل کشی ان کی جا رہی تھی تو انڈیا نے آ کر ان کی مدد کی. انڈیا نے بنگلہ دیش پہ قبضہ نہیں کر لیا، وہ قبضہ کر سکتا تھا. انہوں نے ان کو آزادی دلوائی اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. آج کل تمام ممالک جو ہے وہ اپنی قوم اپنے ملک کے نظام کو بہتر بنانے پہ توجہ دیتے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرنے پہ توجہ دیتے ہیں، نہ کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے قبضہ کریں. یہ اب زمانہ ختم ہو چکا ہے. تو میری تو یہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کو بھی پاکستان کی فوج جو ہے نا اس کو کسی بھی سیاسی ٹریننگ اور سیاسی تربیت کے بارے میں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بغیر سیاسی تربیت کی اتنی اچھی سیاستدان بن گئی ہے کہ وہ سیاستدان ساز ہو گئی ہے. یعنی کہ وہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاستدان بنا رہی ہے. کبھی وہ بھٹو، کبھی نواز، کبھی بے نظیر، کبھی اسفندیار ولی خان، کبھی مولوی فضل الرحمان، کبھی زرداری، کبھی عمران نیازی، اور آج کل فوجی فیکٹری میں ان کے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. آپ کے سامنے مینگل صاحب کی مثال ہے. چند سیٹوں کے عوض مینگل صاحب جو ہے وہ پورے بلوچستان کی حکومت پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. سب دنیا جانتی کہ وہ فوج کے کندھے پر آئے ہیں. سینٹ کا چیئرمین ان کا ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی فوج کو کسی بھی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے. وہ تو پاکستان کی جو نمائندے ہیں ان سے بہتر سیاستدان ہیں. بغیر حکومت میں آئے ہوئے وہ پورے ملک کا نظام کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں. پاکستان کی فوج نے 2-3
दफ़ा मार्शल लगा के ये तजुर्बा कर लिया कि इससे वो पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं, फिर मुल्क में कोई सारे पूरी दुनिया उनसे बाइकआउट कर लेती है, फिर ना उनको उधार मिलता है, ना सदका मिलता है, ना खैरात मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये बैकडोर पॉलिसी को ज़्यादा बेहतर समझा। अब पाकिस्तान की फ़ौज मूवियाँ बनाती है, व्हाट्सएप पे होती है, फेसबुक पर होती है, ट्विटर पे होती है, यहाँ पे वो बैठ के जंगें लड़ रही है। तो मेरे ख़्याल में हम जो सियासतदान हैं या जो अवामी लीडर हैं, उनको पाकिस्तान की फ़ौज से सियासत भी सीखना चाहिए और तिजारत भी सीखना चाहिए। जनाब, पाकिस्तान की फ़ौज के सामने तो अदालतें बेबस हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जब चाहती है, जो चाहती है, वो फ़ैसला अदालत से करवा लेती है। हर गैर कानूनी कानून अदालत से ये फ़ौज बनवा लेती है। किसको किस जुर्म में सज़ा दिलवाना है, किस मुजरिम को मुल्क से फ़रार करवाना, ये सब काम आला अदालतों से पाकिस्तान की फ़ौज बहुत बेहतर अंदाज से करवा रही है। शब्बीर सानी साहब, अब आप क्या रुलवाएंगे? अब क्या पूरे मासूम पाकिस्तानियों की आप जान लेंगे? लिल्लाह ऐसी बातें मत किया करें। मजलूम अवाम के सामने उनके जहन को मज़ीद मत ख़राब करें। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। पाकिस्तान भीख पे चल रहा है, मुल्की ख़जाना मुकम्मल खाली है, और आप ये चाह रहे हैं कि हम 6 लाख फ़ौजियों को पालें और उनकी फिर सियासी तरबियत भी करें। वाह! अगर आप बकौल मरहूमा आसमा जहांगीर साहिबा के, अगर आपके सामने पाकिस्तान की फ़ौज की करप्शन आ जाए तो आपको पाकिस्तान की जो सियासतदान हैं वो फरिश्ते मालूम होने लगेंगे। आपने नहीं पता, पूरे दुनिया जानती है कि फ़ौज की जो बड़े बड़े फ़ौजी हैं, जितने भी ज़्यादातर वो जो रिटायर्ड होते हैं, वो पूरी दुनिया में किसी याशियों के साथ रह रहे हैं, जजीरे खरीद रहे हैं, वो महल खरीद रहे हैं, होटल बिजनेस में छाए हुए हैं। और कौन सा बिजनेस है जो उनके पास नहीं है? उनके बच्चे कौन से कॉलेजेस और स्कूलों में इतने बड़े बड़े जा रहे हैं जहां आम लोगों के बच्चे ना जा सकते, ना सोच सकते जाने का। जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इस कदर हाई है। अभी हालिया दौर में एक हमारे जो पिज़्ज़ा जर्नल कितने मशहूर हुए हैं पूरी दुनिया में, वो टॉक ऑफ द टाउन रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि उनको सियासी तरबियत की ज़रूरत है। कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊं? ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि हम सबको आगे आना होगा, और हमको जब तक पाकिस्तान की फ़ौज ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है इस मुल्क को, हमारा मेन मकसद से भी होना चाहिए कि पाकिस्तान को फ़ौज के शिकंजे से निकालना। क्योंकि आप कोई भी निज़ाम बनाएंगे, कोई भी हुकूमत बनाएंगे, फ़ौज के साए में 73 सालों में जिस पाकिस्तान बंद गली में आ गया है, वो आप उसको उससे निकाल नहीं सकते। तो हम सबको एक होना होगा और पाकिस्तान की फ़ौज के शिकंजे से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना होगा। इससे बेहतर कि हमारा नाम भी ना हो अफसानों में।